सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे साथियों, मैं जैसा कि आप लोग को कहा था, आज मैं बिल्कुल उसी टाइम पर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो आज हम प्लेटफॉर्म वाली बुक को सेट नंबर 5 में जो क्वेश्चन हमने एक पार्ट इसका करा दिया था और आज दूसरा पार्ट आपके सामने हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग तैयार होंगे? मेरे साथियों, अभी जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसके नोटिफिकेशन को ये तो YouTube पर आपको नोटिफिकेशन गया नहीं होगा और जाएगा भी नहीं, इसलिए कि बहुत सारी क्लासेज हो चुकी होती है सुबह से। इसलिए आप लोग 12:30 जैसे ही बजता है उसके बाद अब आप YouTube पे लाइव हो जाया कीजिएगा, जिससे कि हम और आप दोनों मिलकर एक माहौल बना पाएँ। एक ऐसा माहौल हमारे और आपके साथ हमारे बीच रहे, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की ही बात हो, उसके अलावे और कोई बात ना हो। तो मेरे दोस्त, लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन इसमें से कराया था और 20 क्वेश्चन सेट नंबर 5 का रह गया था। आइए हम बाकी के 20 क्वेश्चन करते हैं और एकदम ध्यान से आप लोग इसे देखिए। एक दिन में एक सेट होगा। आज 20 क्वेश्चन बचा हुआ है तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, ये है रुक्मिणी पब्लिकेशन के सेट का क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी नंबर को 7 से विभाजित करने पर 4 रिमाइंडर बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा? मेरे दोस्त, याद रखना, किसी संख्या में जब हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है मेरे मित्र? 4 बचता है। अब हमें कहा गया उस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। पहले मेरे दोस्त यहाँ देखो, किसी नंबर में आप 7 से भाग दिए 4 रिमाइंडर। अब उसी नंबर के स्क्वायर को 7 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्या मेरे दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन में ये जरूर देखा कीजिए कि ये फर्स्ट डिविजर जो होगा वो सेकेंड डिविजर से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है? डिविजिबल होना चाहिए। तो मेरे मित्र, या तो सेम होना चाहिए या इससे वो डिविजिबल होना चाहिए, ओके? अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त आप बड़ी ही आसानी से देखिए ना, 7 से भाग दें, किसी में 4 शेष आए तो वो नंबर कम से कम 4 जरूर होगा, ताकि 7 से भाग देंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। अब हमें कह रहा है उसी के स्क्वायर, तो लीजिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में 7 से भाग देंगे तो पक्का रिमाइंडर यहाँ पर 2 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। जितने भी भाई का आंसर 2 आ रहा है बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए अब चलते हैं 92 नंबर की ओर। मेरे दोस्त, ये क्या कहता है? ये हमें कहता है 20 भुजाओं वाले समबाहुभुज के कोनों का योगफल क्या होगा। आप जानते हैं किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू 180 होता है। ये 20 - 2 और इंटू 180, यानी यहाँ पर, ठीक है, 18 8 मेरे मित्र 324, 18 18 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है मेरे दोस्त? अच्छे क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, सब एक तरफ से एकदम एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन, जो इस टाइम पर 2.0 3.0 में जो क्वेश्चन का लेवल रहा है उसके हिसाब से अभी चल रहा है। धीरे धीरे हम लोग लेवल और इंक्रीज आपको करके देंगे, ठीक है? देखिए, 2 परिमेय संख्या का योगफल -7 है। यदि एक परिमेय संख्या -12/5 है तो दूसरा क्या होगा। एक परिमेय संख्या को 7x मान लेते हैं, दूसरा परिमेय संख्या -7 है, ठीक है, सॉरी, एक परिमेय संख्या हमारा -12/5 है, दूसरा परिमेय संख्या को x मान लें, दोनों को जोड़ देते हैं तो मेरे मित्र योगफल -7 आ रहा है। अगर यहाँ से हम x का मान निकालेंगे -7, ये तो चला जाएगा, इस समय 12/5 होगा। अब देखिए 35 और -12, माइनस में 23 और बटे 5 होगा, यही आपके x का मान हो गया, ठीक है? अब मेरे दोस्त देख सकते हैं कि ये चीज़ आपको कहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखिए -23 और बटे 5, -23/5 क्या है किसी ऑप्शन के अंदर? हाँ, 2 परिमेय संख्या का योग -7 है, एक परिमेय संख्या इतना है तो दूसरा क्या होगा?
अब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो -7 आ रहा है। मेरे दोस्त आप सभी लोग फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर, ठीक है, क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। बहुत सारे भाई लोग गलत आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन में कोई भी इसका आंसर नहीं है, कहाँ से ए आ गया, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए मित्र, ये क्या कहता है हमसे, संख्या 206743 में 6 का आंकिक मान और स्थानीय मान का क्या होगा योगफल। देख लीजिए आपके पास जो नंबर है दोस्त वो 2067 ठीक है, 4 और 3, ओके। अब हम यहाँ पर करें क्या, हमें चाहिए 6 का स्थानीय मान। मेरे मित्र अगर 6 का आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 6 का आप मेरे दोस्त फेस वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए अब आप देख रहे हैं कि प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू 6, इसके बाद 3 डिजिट है तो 3 0, और किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वो खुद होता है। हमें इसका योगफल चाहिए, ये फाइनली हमें 6006 नजर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त ई होगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। बहुत अच्छे। एक बात बताएं, अब आप में से बहुत सारे लोग 9 10 6 to 8 9 10 6 to 8 ये बोल रहे हैं। अरे 9 10 6 to 8 का एक ही लेवल पूछा जा रहा है पेपर में, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको 20 सेकेंड का समय देंगे। लीजिए यह है आपके पास एक क्वेश्चन, बनाइए 20 सेकेंड में। यह है आपके पास एक क्वेश्चन, बनाइए 20 सेकेंड में। आप लोग भी पेन पेपर लेके बैठा कीजिए, जिससे कि कैलकुलेशन करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ना तो मेरे लिए बताना बहुत आसान रहेगा। आकृति जी हैं, सीतू सुल्का जी हैं, बिहार जी हैं, शिवम जी हैं, मुकेश कुमार राय हैं। चलिए धन्यवाद। लाइव में बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये नया टाइम है ना, इसलिए लाइव में कम ज्वाइन कर रहे हैं। आने दीजिए ना, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर प्रेशर पड़ेगी तो ऐसे ही लोग ज्वाइन करने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आप लोग कंसेप्ट जानते होंगे क्या मेरे दोस्त, 3 इंटू मीडियन बराबर ये मॉड और प्लस 2 मीन, मॉड और प्लस 2 मीन। अब आप देखिए 3 मीडियन है, मीडियन हमें चाहिए, मीडियन हमें नहीं पता है, x मान लिए। अगर हमारा मीन मॉड की बात करें 28.4 हो जाएगा, और 2 इंटू मीन की बात करें ये हमारा 25.84 होगा। थोड़ा आप सॉल्व कर लेना और x का मान देखना 26.69 आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 26.69 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत सारे लोगों का आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आया है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। वॉइस वाइब्रेशन कर रहा है, पानवी कुमारी हैं, देखते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन पर, इसको समझिए ये क्या है। मेरे दोस्त ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 7 सेमी है, इसके विकर्णों में से एक की लंबाई 10 सेमी है, बताइए दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं। ये हमारे पास एक रोम्बस है, एकदम ध्यान से देखना। अपने पास एक रोम्बस है, ठीक है। अब रोम्बस का ये रहा आपका डायगोनल, रोम्बस का ये रहा आपका डायगोनल, ठीक है भाई। अब देखना यहाँ पे भुजा है 7 सेमी, तो ये हमारा 7 सेमी हो गया, 7 सेमी हो गया, 7 सेमी हो गया, और ये हमारा 7 सेमी हो गया, ठीक है। अब एक विकर्ण है 10 सेमी, जो विकर्ण हमारा 10 सेमी है वो मेरे दोस्त 5 और 5 हो जाएंगे, हैं 5 और 5 हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त बताइए दूसरा विकर्ण कैसे निकलेगा। अगर आप गौर से देखिए तो ये हमारे पास, एकदम ध्यान से सब लोगों को देखना होगा, एकदम ध्यान से सब लोग देखो। ये मेरे दोस्त 7 है, ये हमारा 5 है, तो ये क्या होगा, ये निकालेंगे। समकोण त्रिभुज है ना, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 24 का मतलब हो जाएगा 2√6।
ये 2√6 होगा तो ये भी 2√6 होगा। इसका मतलब दूसरा डायगोनल इसके 2√6 और 2√6 ये हमारा 4√6 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा आराम से आप इसे निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए 4√6 करण हैं, अमित हैं, ब्यूटी कुमारी हैं, सभी लोग का स्वागत है, वेलकम है। ये हमारा 93 नंबर हो गया। आइए अब चलते हैं 94 की ओर। 94 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, सॉरी 97। अब ये लिखता है कि 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखो मेरे दोस्त, ये हमारा इमारत है, ये इमारत है जो कि 20 मीटर ऊंचा है और ये हमारा मीनार है। एकदम प्यार से देखना, ये मीनार है। इसी मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। हमें दिया हुआ क्या है मेरे दोस्त, यहाँ देखना, ये इमारत के शीर्ष से मीनार के शीर्ष को देखा गया तो उन्नयन कोण कितना पाया। जब इमारत के शीर्ष से मीनार के शीर्ष को देखा गया तो मेरे दोस्त उन्नयन कोण 60 पाया है और इसी इमारत के शीर्ष से मीनार के जड़ को देखा गया तो अवनमन कोण 30 पाया है। और ये मेरा क्या है, ये तो अपना बेस है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा। ये अपना 90 है, एकदम प्यार से। अब बोलिए 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 और बेस हमारा हो जाएगा √3, लेकिन 60 के लिए परपेंडिकुलर हमारा √3 है और बेस हमारा हो जाएगा 1। अब आप ही बताइए, अगर ये एक आयत है तो मेरे दोस्त आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। नहीं है तो बराबर कीजिए। ये √3 है, आप इसे भी √3 कर लीजिए। ठीक है भाई, तो हो गया ना सेम। कहोगे हाँ, सेम करने के लिए यहाँ √3 से गुना, तो इसका साथ ही यहाँ है, इसमें भी √3 से गुना करना होगा। तो मेरे मित्र ये देखो, √3 × √3 3 हो जाएगा। ये 1 है तो हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 3 + 1 हो जाएगा 4। अब आप ही बताइए, 1 का मान अगर 20 है तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। 1 का मान अगर 20 है तो 4 का मान क्या होगा, 80 हो जाएगा। 80 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त, मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप में से किसी को भी हाइट एंड डिस्टेंस में समस्या हो रहा होगा तो हाइट एंड डिस्टेंस बाय अमरजीत सर सर्च कर लीजिएगा। आपको एक वीडियो मिलेगा इसी चैनल पर 3 से 4 घंटे की, उसको आप देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ √3 से गुना किए तो यहाँ √3 से गुना क्यों किए। ठीक है, आइए, ये था हमारा 97 नंबर। अब हम चलते हैं 98 नंबर और प्यार से इसको भी देखिए। 98 नंबर क्वेश्चन है कि पॉइंट ए, बी और सी किसी वृत्त पर इस प्रकार है कि ABC बराबर 54, ACB बराबर 76। तो हमें कह रहा है कि चाप BC के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा, बनाइए जरा सा आप लोग। बनाइए जरा सा आप लोग, बना पाए सब लोग? ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को बड़ी प्यार से आप देख सकते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, ये रहा हमारा सर्कल, और इस सर्कल पर हमें कहा गया है ABC 3 पॉइंट है। ये रहा A, ये रहा आपका B और ये रहा मेरे दोस्त आपका C। आप सोचे होंगे हम ऐसे क्यों ABC पॉइंट लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ABC बराबर दिया है 54 और ACB है 76। A, B और C मेरे मित्र ये हमारा 54 है और A, C और B ये हमारा 76 है। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि बताइए ये जो आर्क है ना BC, ये आर्क BC है, इसके द्वारा मेरे दोस्त किस पर बनाया हुआ एंगल मांग रहा है, सेंटर पर। इसके द्वारा सेंटर पर कोण बनाए जाएंगे किस प्रकार से, तो ये मेरे दोस्त इसके द्वारा सेंटर पर बनाया हुआ कोण होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग से यहाँ वाली एंगल निकाल लीजिए। अब देखिए 76 है, ये 54 है। आप सब जानते हैं कि 76 और 54 का मतलब क्या हो जाएगा, 130।
अगर यही दोनों कोण मिलके 130 हो गया तो ये श्योर हमारा 50 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 होता है ना, तो ये हो गया 130, तो ये हमारा 50 हो जाएगा, तभी 180। और दूसरी बात क्या, किसी चाप के द्वारा जो कोण सेंटर पर बनेगा उसका आधा परिधि पर बनेगा, या जो परिधि पर बनेगा उसका दुगुना सेंटर पर बनेगा, तो 50 का दुगुना क्या हो जाएगा 100। तो मेरे दोस्त इस तरह से हम लोगों ने सेंटर पर एंगल क्या बनाया, 100 बनाया। सेंटर पर एंगल क्या बनाया, 100 बनाया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है मेरे दोस्त, देखिए ये हमसे कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज RST में आधार ST बराबर 8 सेमी, RS बराबर RT बराबर 12 सेमी, तो बिंदु R से गुरुत्व केंद्र कितनी दूरी पर होगी? बिंदु R से गुरुत्व केंद्र कितनी दूरी पर होगी? ठीक है, बहुत अच्छे से आप इस सवाल को बना सकते हो। सभी लोग क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें और देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है, काफी मजा आएगा आपको काम करने में। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो आइए हम लोग सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं और सवाल देखते हैं कि सवाल है क्या। देखिए ये 99 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास A, B और C ये एक ट्रायंगल है, और वो भी मेरे दोस्त आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस, जिसमें हमें कहा गया RS कौन था जी? RS3 था, सॉरी फ्रेंड, RST था, RS और T। ठीक है, दिया हुआ है ST बराबर 8, ये पूरा का पूरा हमें 8 सेमी दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। RS और RS और RT ये दोनों दिया हुआ है 12, ये भी हमारा 12 हो जाएगा, ये भी हमारा 12 हो जाएगा। धन्यवाद। अब मेरे दोस्त हमें क्या कहा गया, एक बिंदु, तो बिंदु R से गुरुत्व केंद्र। अब गुरुत्व केंद्र का मतलब है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के को ही ग्रेविटी सेंटर कहते हैं। तो याद रखिए समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के बीच वाले शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर आप लंब डालते हैं, ये सिर्फ लंब ही नहीं इसे बाइसेक्ट भी करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये मीडियन का भी रूप धारण करेगा, और मीडियन मेरे दोस्त किससे पास करती है? तो मीडियन पास करती है ग्रेविटी सेंटर से। किससे पास करती है? ग्रेविटी सेंटर से। ठीक है, और मेरे भाई ग्रेविटी सेंटर से पास करती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रेविटी सेंटर यानी सेंट्रॉइड पूरे मीडियन को 2:1 में बांटती है, इसमें कोई शक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ मान लीजिए कि अगर हम इसको कुछ देर के लिए मेरे दोस्त M कह दें, तो इतना तो श्योर हो चुका है कि ये 8 अगर है तो ये मेरा 4 और ये मेरा 4 हो जाएगा। आप कहिएगा हाँ। अब यहां से RM अगर हम निकाल लें मेरे दोस्त, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये लंब हो जाएगा। लंब बराबर क्या हो जाएंगे? कर्ण स्क्वायर यानी 144 माइनस आधार स्क्वायर यानी कि 16। तो यहां से आप देखेंगे ये 128 होगा, जो मेरे मित्र 8√2 होगा। तो 8√2 ये पूरा का पूरा हो गया, यहां से यहां तक ये हमारा 8√2 हो गया। ठीक है, हमें किसका लेंथ चाहिए? तो हमें मेरे दोस्त चाहिए पॉइंट R से ग्रेविटी सेंटर की दूरी RG। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि RG अनुपात GM ये हमारा 2:1 है, और पूरा का पूरा RM है हमारा 8√2। अगर हम इसमें RG को डिफाइन करेंगे तो RG मेरा होगा 2, कितना में? 3 में। तो बताइए भाई, पूरे 3 में अगर हमारा RG 2 है, इसका मतलब RG का मान 2/3 होगा। किसका? पूरे RM का, यानी 8√2 का। तो यहां से हमारा 16√2 और बटे में क्या आ जाएंगे? 3। 16√2 और बटे में क्या आ जाएंगे? 3। तो ऐसे आप मान निकाल पाएंगे और जहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 16√2 और बाय में 3। अर्जुन बैच आज होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अर्जुन बैच का टाइम 3:30 बजे है। 3:30 बजे हम अर्जुन बैच लाइव कर देंगे। 3:30 बजे हम अर्जुन बैच लाइव कर देंगे। आओ मेरे दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई होगा। बहुत सारे भाई लोग गलत आंसर बना रहे हैं, गलत आंसर मत बनाइए, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या सवाल है मेरे दोस्त, इसको समझिए। ये कहता है कि किसी वृत्त के अंदर
निर्मित समषष्ठभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मेरे दोस्त आप इतना देख लीजिए कि आपके पास एक वृत्त है, एक ही वृत्त है, और एक ही वृत्त के अंदर आप मेरे दोस्त एक वर्ग भी बना रहे हैं, और इसी वृत्त के अंदर ध्यान से देखना, इसी वृत्त के अंदर ओके, एक मिनट दोस्त, एकदम ध्यान से सभी लोगों को देखना है। ई का हो रहा है, 2 हो गया ना, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और मेरे मित्र ये 6 हो जाएगा। ठीक है, लीजिए हम एक वृत्त के अंदर वर्ग बनाए हैं और उसी वृत्त के अंदर ये हमारा हेक्सागन है। ठीक है, आप मेरे दोस्त जानते हो, अगर हेक्सागन के, रेगुलर हेक्सागन के प्रत्येक शीर्ष को इस तरह से डायगोनली मिलाओगे तो जानते हो भाई, ये है आपका ग्रेविटी सेंटर, यानी ये वो सेंटर है जो वृत्त के लिए भी सेंटर होगा और हेक्सागन के लिए भी। ठीक है, तो अगर ये ग्रेविटी सेंटर है तो मेरे दोस्त बताइए, सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस। ठीक है भाई, और आपको अच्छी तरह पता है क्या, आपको अच्छी तरह पता है कि समषष्ठभुज 6 सर्वांगसम समबाहु से बने होते हैं, यानी 60 60 और 60। इस अर्थ में केंद्र से परिधि त्रिज्या, केंद्र से परिधि त्रिज्या, तो ये भी मेरा क्या होगा, त्रिज्या ही हो जाएगा। तो यहाँ पर षष्ठभुज का एरिया निकालने के सारे साधन अवेलेबल हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या, आप जानते हैं वर्ग और वृत्त का एक ही सेंटर होता है। इस स्थिति में अगर हम वृत्त की त्रिज्या को r मान चुके हैं तो मेरे मित्र त्रिज्या इधर भी होगा, त्रिज्या इधर भी होगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो इस अर्थ में हमारे, देखिएगा अच्छे से, वर्ग का जो डायगोनल है ये हमारा √2r हो जाएगा। अब दोनों का एरिया चाहिए, पहले एरिया चाहिए किसका, हेक्सागन का, तो हमें पहले एरिया चाहिए हेक्सागन का। ठीक है, ये हेक्सागन का एरिया हो जाएगा, और फिर हमें एरिया चाहिए किसका, स्क्वायर का, फिर हमें चाहिए एरिया स्क्वायर का। बताइए हेक्सागन का एरिया क्या होगा, 6 गुने समबाहु का एरिया, 6 गुने √3/4, और भुजा स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर हो जाएगा। और इसको थोड़ा देखिए, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ये हमारा 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इसको हम देख पाएंगे, ये 3√3 और बाई में मेरे दोस्त हो जाएगा 2, है ना, और यहाँ हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ से 3√3 और ये, इसको अगर हम सॉरी 2 का स्क्वायर 4 3 मेरा 8 हो जाएगा। तो इस अर्थ में आप देख पा रहे हैं कि ये आपका 8 हो जाएगा। देखिए थोड़ा कटना उठना है, क्या कट कुट रहा है कुछ, r स्क्वायर, ये हमारा 2r। ओहो हो, एक जगह मेरे दोस्त गड़बड़ी हो गया। आप कहोगे क्या गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे गड़बड़ी हो गया। ये विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण रहने की स्थिति में विकर्ण का स्क्वायर और बटा 2 होता है। ठीक है, तो लीजिए विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 हो गया। अब यहाँ से 3 दूनी और मेरे दोस्त 2 दूनी, अब 2 से 2 कट भी गया, ये हो जाएगा 3√3 और अनुपात फाइनली हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि समषष्ठभुज का एरिया क्या होगा और वर्ग का एरिया क्या होगा। तो मेरे दोस्त समषष्ठभुज का एरिया और वर्ग का एरिया 3√3 अनुपात 4 आएंगे। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या हुआ, आप में बहुत सारे भाई क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर तब होगा जब वर्ग का एरिया और हेक्सागन का एरिया ऐसे पूछा जाएगा। जबकि आप यहां देख लीजिए ना, पहले पूछा है हेक्सागन और तब पूछा है वर्ग, तो इस अर्थ में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर ये ऑर्डर होता तो हमारा आंसर नंबर ए होता, लेकिन ऑर्डर ये थोड़ी ना है, पहले हेक्सागन है फिर वर्ग है, तो हम क्या करें, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन होगा उसी ऑर्डर में आंसर होगा। चलिए, थैंक यू। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है। अभी जो आपका सवाल चल रहा है, यदि समीकरण 3x² - ax + 6 बराबर ax² + 2x + 2 का सिर्फ एक ही मूल हो
तो एक का धनात्मक मान क्या होगा। अब देखिए हम आपसे ये बोल रहे हैं मेरे दोस्त, अगर एक का धनात्मक हमें मान चाहिए, यहाँ पहले सुनो, यहाँ पर यदि इक्वेशन का एक ही पुनरावृत्त मूल हो तो एक का धनात्मक। जानते हैं जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और एक ही चाहिए और मतलब उसका जो हल है वो पुनरावृत्त हल है। पुनरावृत्त हल का मतलब ये हुआ कि जो अल्फा का मान है वही बीटा का मान है, यानी मूल समान। और मूल समान होने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट जीरो का मतलब होता है बी स्क्वायर, यहां ध्यान देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा जीरो। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा जीरो हो रहा है, थोड़ा सा मेरे दोस्त इस पर विचार बनाइए। तो देखिए जरा सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो, इससे पहले आपको क्या कर लेना है, सॉरी, आप उसका अप्लाई करें उससे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। तो मेरे दोस्त ax स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ax स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा, माइनस ax उधर से माइनस 2x आएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे ना तो a प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 6 में से 2 आके घटेगा तो 4 हो जाएगा और बराबर जीरो। अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर करते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम जीरो के बराबर करते हैं, अब मूल समान है तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा आपका a प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 4ab और प्लस सॉरी a स्क्वायर प्लस 4a और प्लस में 4, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके। और माइनस 4ac, a का मान है 3 माइनस a और c का मान है आपका 4 बराबर जीरो। अब आप यहां से देख लीजिए a स्क्वायर ये हो जाएगा 4 4 8, ये हो जाएगा 8a और ये मेरे दोस्त हो जाएंगे 12, ठीक है। ये देखिए 4 चौक 16, 16 3 48, 4 में 48 जाएगा तो हो जाएगा 44 और बराबर जीरो। अब क्या किया जाए, फैक्टर टूटेगा, थ्री माइनस ए, वेरी गुड, 3 माइनस ए अच्छी बात है। उसके बाद माइनस ए प्लस 2 हो जाएगा, ये भी अच्छी बात है। और c के रूप में हमारे पास 6 में 2 आके घटेगा 4 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया माइनस 4a और c, 16 16 3 48। अच्छा यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट अच्छे से करो, ये a स्क्वायर और ये हो जाएगा, हम यहाँ पर 4 चौको 16 16, 16 4 हो जाएंगे 20a और मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा, तो ये हम देख रहे हैं कि माइनस का 44 बराबर जीरो होगा। अब आप इसका फैक्टर तोड़िए, कैसे तोड़िएगा, ऐसे दो भाग में तोड़िएगा जिसको जोड़ने घटाने से 20 और गुना करने से माइनस 44। तो क्या हो सकता है वो, तो मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका प्लस में 22, यहाँ देखना प्लस में 22 और माइनस में 2, 22 में 2 जाएगा 20 हो जाएगा, गुना करेंगे माइनस 44 हो जाएगा, ओके। अब एक्स स्क्वायर वाले गुणांक से आपको भाग भी देना है, साइन भी चेंज करना है, तो माइनस 22 और यहाँ होगा क्या 2। तो हमें निगेटिव मान चाहिए नहीं पॉजिटिव मान चाहिए, निगेटिव मान चाहिए नहीं पॉजिटिव मान चाहिए। सर ये थोड़ा कम समझ में आता है, प्लीज कोई उपाय बताइए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अमरजीत सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अमरजीत सर आप सर्च कर लीजिए, आपको एक वीडियो मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार फिलहाल देख लीजिए, आपको काफी मजा आएगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं, इसको देखिए मेरे दोस्त, ये कहता है कि गूंथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात 2:7 है। इस गूंथे हुए आटे के 9 केजी में जॉन ने कुछ और चीनी मिला दिया, ठीक है। तो बताइए अनुपात 2:5 हो गया, तो जॉन ने कितना चीनी मिलाया। तो मेरे दोस्त एक काम कीजिए एकदम ध्यान से, हम देख पा रहे हैं कि शुगर, ठीक है, और मेरे दोस्त फ्लोर की बात किया जा रहा है, यानी चीनी और आटे की बात। चीनी और आटे का अनुपात 2:7 है, अनुपात की राशि x मान लेंगे, 2x हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। हमें कहा गया कि आटे के 9 केजी में
और जॉन ने कुछ चीनी मिला दिया। अच्छा ठीक है, तो मेरे दोस्त अनुपात ये हमारा हो गया। अब यहां पर कुछ चीनी मिलाया है, रुक जाइए मेरे दोस्त, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ शुगर एंड फ्लोर इज नीडेड, सॉरी, दो अनुपात 7 के अनुपात में है। जॉन एडेड सम मोर शुगर टू 9 किलोग्राम ऑफ दिस नेक्ड फ्लोर। अच्छा ओके ओके, सम शुगर एंड 9 किलोग्राम ऑफ दिस 9 फ्लोर, ठीक है। मेड ए रेशियो 2:5। हाउ मच शुगर डिड जॉन एंड लेटर। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है। आप लोग के आंसर का भी इंतजार है, आप लोगों के आंसर का भी इंतजार है, आप लोग जल्दी से बनाइए। देखिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए सब लोग, एक्चुअल में मेरे दोस्त यहां पर एक शब्द बड़ा बेहतरीन लिखा हुआ है कि गूंथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात इतना है। अब कहता है इस गूंथे हुए आटे के 9 किलो में जॉन ने कुछ चीनी मिलाया। मेरे दोस्त गूंथा हुआ आटा में समझना चीनी भी है और मेरे दोस्त आटा भी है, ठीक है भाई, चीनी भी है और आटा भी है। शुगर और फ्लोर दोनों मिला के गूंथा हुआ आटा है, यानी यहाँ पर आटा और चीनी को मिला के गूंथा जा रहा है। पहली बार जिसे मिलाया गया उसमें मेरे दोस्त चीनी 2x है और आटा है 7x, और इसको मिला के जो गूंथा है वो हमारा 9 kg का है। वो हमारा क्या है मेरे दोस्त, 9 kg का है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x का मान 1 आने का मतलब ये हो गया कि शुरू में शुगर 2 kg और मेरे दोस्त आटा कितना है, 7 kg, है ना। अब हमें कहता है कि कुछ और चीनी मिला दें तो हमारे चीनी और आटा का ये रेशियो हो जाए। कुछ और चीनी मिलाएंगे तो चीनी पहले से 2 kg है और आटा मेरे दोस्त हमारा 7 kg है, तो कहा चीनी में कुछ और मिला दिया जाए, ठीक है। मेरे दोस्त देखो ना, चीनी हमारा 2 है और आटा हमारा 7 है, 2 kg चीनी 7 kg आटा। हमें कहा कि चीनी थोड़ा और मिला दिया जाए, तो इसी चीनी और आटे का जो रेशियो होगा वो हमारा 2:5 हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए आप, तो यहां से आप देखेंगे तो मेरे मित्र 10 और 14, यानी हमारा 10 और 5 के, और ये हमारा हो जाएगा 14, ठीक है भाई। तो यहां से हम क्या देख पाएंगे, 7 दूनी 14, यहां से 5 के बराबर हमें दिख रहा है 4। क्या हमसे पूछा है जी, जॉन ने बाद में कितनी चीनी मिलाई है, तो बाद में कितनी चीनी मिलाई है वो तो दिख ही रहा है, 4/5 kg। बोले तो क्या, बोले तो मेरे दोस्त 800 ग्राम। 800 ग्राम इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़ा सिंपल है। चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा मेरे दोस्त, इसी सवाल को बनाने के लिए जरूरी थोड़ी ना कि ऐसे इस तरीके से बनाया जाएगा, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। यहां देखिए शुगर और फ्लोर, इसका इनिशियल रेशियो है 2:7, जिसका मेरे मित्र वजन कितना है, 9 kg। रहने दीजिए। हमें कहा बाद में मेरे मित्र चीनी थोड़ा सा और ऐड किया गया तो रेशियो हो गया क्या, 2:5 हो गया। अब मेरा सवाल यह है कि मिलाया क्या गया, तो मेरा सवाल है कि मिलाया गया है चीनी। अगर मिलाया गया है चीनी तो आटे के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो आटा को सेम होना चाहिए। सेम नहीं दिख रहा है, सेम कर लीजिए। 7 और 5 का एलसीएम 35, 35 बनाने के लिए 5 से और 35 बनाने के लिए 7 से, वहां 5 से गुना, यहां भी 5 से करेंगे और यहां भी मेरे मित्र हम 7 से किए तो यहां भी 7 से। अब आप देखिए जैसे ही फ्लोर को सेम किए तुरंत पता चलेगा आटा आपने मिलाया क्या। पहले
सॉरी, चीनी आपने मिलाया क्या? चीनी पहले 10 था, अब चीनी है 14। इसका मतलब चीनी मिलाया गया कितना? 4। और यही जो चीनी मिलाया गया है 4, इसी का मान मेरे दोस्त हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो हमको दिया हुआ क्या है? शुरुआती मिश्रण। तो 10 और 35 हो जाएगा 45। 45 रेशियो का मान दिया हुआ था हमें 9 kg। तो यहाँ से एक रेशियो का मान होगा 1/5 kg। अब एक का मान 1/5 kg, तो बोलिए 4 का मान क्या होगा? 4 गुने 1/5, 4/5 यानी कि 800 ग्राम। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एकदम वेरी सिंपल है, कहीं कुछ है ही नहीं इसमें खामखा झूठ मूठ का। क्वेश्चन घुमा दिया सर, कुछ भी नहीं घुमाया। अब जोर से सोच लिया जाएगा तो क्या होगा मेरे दोस्त? कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को आवश्यकता से अधिक इज्जत दे देते हैं। अब क्वेश्चन को आवश्यकता से ज्यादा इज्जत दे दीजिएगा ना, तो छोटा मोटा क्वेश्चन भी दिमाग की दही कर देगा, है ना। इस क्वेश्चन में कुछ दम था। अब पढ़ते समय बढ़िया से क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, दिमाग स्किप कर जाएगा। अब जैसे देखिए, पढ़ते समय हम बढ़िया से नहीं पढ़े तो थोड़ा सोचना पड़ गया, जबकि क्वेश्चन में कुछ दम था ही नहीं है। चीनी और आटा का रेशियो दिया हुआ था, थोड़ा चीनी मिलाना था, रेशियो चेंज हो गया। तो बताइए कितना चीनी मिलाए हैं? ये तो मेरे दोस्त एलिगेशन और मिक्सर का सबसे बउआ वाला सवाल है, सबसे इजी, सबसे बउआ है। यही होता है। बट कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आप आराम से काम कीजिए, एकदम निश्चिंत होकर कीजिए। आपका क्लास सुबह से शाम तक क्लास रहता है, तो मेरे पास भी वक्त नहीं होता है कि पहले से बैठ के पूरा एक्सपेरिमेंट कर लें और फिर आपके सामने लाइव हो जाएं। अरे हमको बुक सॉल्व करना है, ठीक है, तो बस सीधा आपके सामने लाइव हो जाते हैं, है ना। हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं सही से, अगर ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़े तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाएगा, और ढंग से पढ़े तो कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा। आओ देखो, x 90 प्रश्न का उत्तर देता, सॉरी 94 प्रश्न का उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं, x के द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या क्या होगा? पहले तो सवाल मुझे ये बताइए कि 94 टोटल प्रश्न है जिसका आपने उत्तर दिया। आपको पता है कि हर सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलते हैं। आपने 94 प्रश्नों का जवाब दिया है, अगर सभी सही होता तो 94 गुना 4 इतना मार्क्स मिलता, लेकिन आपको मार्क्स मिला कितना? आपको मार्क्स मिला केवल 141। इसका मतलब अब ये बताइए ना मेरे दोस्त, मिलता 94 गुना 4, लेकिन मेरे भाई मिला कितना? मिला 141। मिलता ये, मिला ये, इसका मतलब कितना नंबर काटा गया? तो घटा के देख लीजिए। अब जैसे ही आप घटाएंगे, 4 चौको 16 और ये 36 और 1 37, आप घटाइए इसको। 6 में 1 गया तो हो जाएगा 5, और मेरे दोस्त 7 में 4 गया तो ये 3 हो जाएंगे, और ये हमारे पास 235 नंबर काटे गए। अब 235 नंबर काटे गए, आपको तो ये बात पता है ना कि एक क्वेश्चन रॉन्ग जब होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है वो तो कट ही जाता है, और 1 नंबर पनिशमेंट के रूप में यानी 5 मार्क्स काटे जाते हैं। एक प्रश्न गलत होने के लिए 5 नंबर काटे जाते हैं। काटा गया है 235 नंबर, इसका मतलब कितने प्रश्न गलत हुए होंगे? तो 5 चौके 20 और 5 सते 35, यानी कि 47 प्रश्न गलत हुए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 47 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 47 हो जाएगा। अब देखो, आप लोग अपना काम करो, ठीक है ना। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी मैसेज करने लग गए हैं कि 4.0 नहीं आएगा, पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अरे भाई, तो तुम मत पढ़ो ना, है, जिसको लगता है नहीं आएगा वो मत पढ़ो, जिसको लगता है आएगा वो पढ़ो, है ना। वो तो एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है ना कि 4.0 आया कि नहीं आया। आइए ध्यान दीजिए। अब देखिए, 60/75 के समतुल्य 4/x है, तो x का मान क्या होगा? मेरे दोस्त, 4/x जो है ना इक्विवेलेंट है 60/75 के। इसका मतलब ये हुआ कि 4/x जो है वो आपके 60/75 के बराबर है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 15, अब 15 5 75, यानी x का मान हो जाएगा 5। ये वेरी सिंपल है। ओके मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, कहता है एक रेलगाड़ी के द्वारा कुछ दूरी को समान चाल से तय करती है रेलगाड़ी। अगर स्पीड को 10 बढ़ा देती है तो 2 घंटे कम लगते हैं,
यदि गाड़ी 10 धीमी कर लेती है तो 3 घंटे अधिक लगते हैं। गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? आप एक काम कीजिए मेरे दोस्त, रियल स्पीड को एस मान लीजिए। अगर रियल स्पीड को एस मानते हैं तो बाद में आप क्या कर रहे हैं, स्पीड को 10 बढ़ा रहे हैं। जैसे ही स्पीड को 10 बढ़ाएंगे ना तो थोड़ा आपको मेरे दोस्त कम टाइम लगेगा। जैसे ही स्पीड को आप 10 बढ़ाएंगे तो थोड़ा आपको कम टाइम लगेगा, और वो कह रहा है कि 2 घंटे हमें कम टाइम लगते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। बाद में क्या कहा हमें, स्पीड को 10 धीमी कर ले, तो पहले स्पीड एस है और अब अगर आप 10 धीमी कर लेंगे तो एस माइनस 10। जैसे ही स्पीड धीमा करेंगे तो थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, और वही लिखा हुआ है 3 घंटे ज़्यादा लगता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, 2 अलग अलग स्पीड से जब एक ही डिस्टेंस जाएंगे तो टाइम अलग अलग लगेंगे। 2 अलग अलग चाल से जब एक ही दूरी जाते हैं और दोनों ही चाल से लगने वाले समय का गैप दिया रहे, तो इस स्थिति में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर 10 होगा, और इनटू मेरे दोस्त टाइम गैप है 2 घंटे। ओके, यहाँ भी वही बात है, फिर से हो जाएगा चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर हमारा 10 और इनटू टाइम गैप हमारा 3 घंटा होगा। ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। आइए हमने इक्वल कर दिया। अब ये देखो हमारा s से s कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 भी कैंसिल आउट हो गया। अब 2 से मेरे मित्र ये 2s प्लस 20 हो जाएगा, ये हमारा 3s और माइनस 30 हो जाएगा। 2s में 3s आके घटेगा, माइनस का s, और ये उस पार जाएगा माइनस का 50, यानी आपका s का मान हो गया 50। अब देखिए ना, s का मान 50 होने का मतलब स्पीड हो गया 50। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो s का मान रखिए 50 और 10 हो जाएंगे 60 बटे में 10, और इंटू ये हमारा 2 होगा, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 12 पंचे 60, यानी कि ये 600 हो जाएगा। आपका डिस्टेंस कितना हो गया? 600 हो गया। स्पीड पूछेगा तो स्पीड, डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस, आप आराम से निकाल सकते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलता है, कोई प्लीज बताएंगे मेरे दोस्त? ये बुक है, प्लेटफॉर्म वाली बुक है, बुक आप रख लीजिए ना, आपको पीडीएफ वहीं से मिल जाएगा। ठीक है ना? आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये है क्या मित्र? ये कहता है कि 1 प्लस सेक और बाई में सेक का मान क्या होगा। ये तो बड़ा सिंपल है। अब 1 प्लस सेक का मतलब क्या हो जाएगा? सेक को कॉस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉस प्लस 1। ठीक है, कॉस प्लस 1, और बाई में मेरे दोस्त क्या है? कॉस प्लस 1, बाई में कॉस, और सेक का मतलब होता है 1 बाय कॉस, यही ना। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1 बाय कॉस। अब देखना है कि 1 बाय कॉस कहाँ आता है मेरे मित्र। 1 बाय कॉस 1 प्लस कॉस कहाँ आएगा? तो 1 प्लस कॉस तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब 1 प्लस कॉस तो डायरेक्ट हमें वहाँ पे दिख रहा है, लेकिन थोड़ा यहाँ भी देख लो, यहाँ तो 1 प्लस कॉस आएगा नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देख लो, साइन स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, और बाई में मेरे दोस्त ये हमारा 1 माइनस कॉस है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम 1 प्लस कॉस, और मेरे मित्र यहाँ 1 माइनस कॉस भी लिख सकते हैं, और नीचे में हमारा 1 माइनस कॉस है ही। अब ध्यान से देखा जाए, ये हमारा कट जाएगा तो मेरे दोस्त हमारा ये भी 1 प्लस कॉस हो जाएगा। तो इस अर्थ में हमारा मेरे दोस्त ए भी 1 प्लस कॉस दिख रहा है, और सी भी हमारा 1 प्लस कॉस दिख रहा है। आप क्या देख रहे हो? ए भी हमारा 1 प्लस कॉस दिख रहा है, और मेरे दोस्त ये सी भी हमारा 1 प्लस कॉस दिख रहा है, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी बना रहे होंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। महाभारत बैच का कूपन कोड क्या है मेरे दोस्त? अभी कोई कूपन कोड नहीं है, वो जब कभी ऑफर आता है तो कूपन कोड रहता है ना, इसलिए आप आराम से ज्वाइन कर जाइए। ओके, अब देखिए 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है? आप सभी जानते हैं थीटा बटे 360। ठीक है भाई, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब 36 से 36 हमारा 10 बार में ये कट गया, फाइनली हो जाएगा 12 1 13 और बटे में 7 कहाँ है? तो मेरे दोस्त ये हमें दिख जाएंगे फाइनल कितना, अगर 7 से इसको काटते हैं तो ये तो मेरे दोस्त 8 6 6 18 सते 126 और 6 132, बिल्कुल 18 सहित 6/7 अब दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
क्या हो गया भाई? गुरुजी टाइम चेंज कर दो, हम नहीं ले पाते हैं क्लास। मेरे दोस्त क्या करें, सब कुछ का टाइम अरेंजमेंट है, धीरे धीरे आप इसके हिसाब से एडजस्ट हो जाइए, क्योंकि रात में एक क्लास है जो दूसरे एग्जामिनेशन के लिए है, ये टाइम आपके लिए है। तो मेरे दोस्त इस टाइम में ही आपको करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो बाद में आप लाइव रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या कर लीजिएगा, बढ़ा करके स्पीड, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए जरा सा, ये क्या है? ये कहता है कि रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि पहला 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना काम करना होगा ताकि वो समय पर काम पूरा कर पाएगी? अब ये देखिए हो क्या रहा है मेरे दोस्त, रुचिरा की जो क्षमता है, यानी प्रतिदिन काम करने की जो उसकी क्षमता है, उसका केवल 1/30 भाग ही वो कर रहा है, ठीक है। कितना दिन? पहला 10 दिन। तो पहला 10 दिन जो है ना मेरे दोस्त, उसने क्या किया, पहले 10 दिनों तक वो अपनी क्षमता के 1/30 क्षमता से काम किया, यानी केवल 1/3 भाग ही काम किया। अब टोटल काम का 1/10 1/3 भाग डन हो जाएगा, तो मेरे मित्र शेष काम बचेंगे कितने? तो शेष जो हमारा काम बचेगा, बताइए ना, 3 में 1 काम हो जाएगा तो 3 में 2 काम बचेगा, यानी शेष हमारा काम 2/3 बचेगा। और यही जो शेष 2/3 काम बचा है, उसको अब 11वें दिन से किस प्रकार से करना चाहिए कि काम समय से पूरा हो जाएगा। अब टोटल 22 दिन का समय था, जिसमें 10 दिन काम हो गया, तो 12 दिन बचा हुआ है, 12 दिन बचा है। तो मेरे मित्र ये जो इसका 12 दिन बचा है ना, ये अगला 12 दिन में इसको 2/3 काम करना है। तो प्रतिदिन कितना काम करेगा? उसके लिए कुछ नहीं, यहाँ देखिए ना, प्रतिदिन कितना काम करेगा, तो उसके लिए मेरे दोस्त आप ये देखिए काम बचा है कितना, तो काम बचा है 2/3। अब करना है इसको कितना दिन में मेरे मित्र? 12 दिन में। तो आप ही बताइए, अगर 2/3 काम करना है 12 दिन में, इसका मतलब डेली, तो डेली इसको करना होगा। एक्चुअल में 2/3 12 तो 3 के पास ही आएगा, 2/36 यानी हो जाएगा 1/18। 1/18 भाग इसको डेली काम करना होगा, 1/18 भाग इसको डेली काम करना होगा। 1/18 1/18 1/18, ठीक है ना? चल मेरे दोस्त अब इस क्वेश्चन को देख, ये क्या है? ये तो मेरे दोस्त बहुत ही सिंपल चीज है, आप वैल्यू रख के ही चेक कर लो, ज्यादा क्या ही सोचना। अगर हम वैल्यू रख के चेक करते हैं 7 में से मेरे दोस्त 3 गया तो हो जाएंगे 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 5 12, 12 एलसीएम होगा, बिल्कुल। तो आप x का मान 7 पुट कर लो। आप जब 7 पुट करोगे 1/4 प्लस 1/12, एलसीएम लेंगे 12, ये 3 प्लस 1। अब आप ही देख लीजिए, सॉरी मेरे दोस्त, ये 1/4 हो जाएगा और माइनस 1/12, एलसीएम लेंगे 12, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, फाइनली हो जाएगा 1/6। यानी ये मेरा सत्य है। अगर वो सत्य है तो ये सत्य बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो -9 देकर भी चेक कर लेते हैं। अब 1/-9 रखेंगे तो -9 और -3 -12 हो जाएगा। और यहाँ 1/ ये हमारा -9 और मेरे दोस्त प्लस में 5, ठीक है। ये तो हमारा -1/12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपका 12 और मेरे दोस्त ये -1 + 3, ये बिल्कुल 1/6 भी बना देगा। यानी ये भी इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ से ऑप्शन आपको पुट कर देना है। आपने ऑप्शन पुट कर दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। आइए मेरे दोस्त, आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है। आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है। कल फिर हम सेट नंबर 6 लेकर मिलेंगे। आप सभी लोग तैयार रहिएगा। मैं अभी रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 आने वाला है आपकी सेवा में, या आ गया होगा जो, ठीक है। तो वॉल्यूम 2 जो 4.0 के लिए आने वाला है या फिर आ गया होगा, तो मेरे दोस्त उसका ही सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ 6 to 8 का, फिर 9 10th का, दोनों एक साथ हम लोग चलते रहेंगे। सर आपके बैच लेना था
पीआरटी के लिए कौन सा बैच ले लें प्लीज़। अब देखिए पीआरटी के लिए एक प्रयास बैच आया है जो सुमन सर के द्वारा कराया जा रहा है। क्योंकि मेरा बैच आप लीजिएगा तो उसमें 9, 10, 6 to 8 है, इतना ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। क्योंकि पीआरटी में आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप 1 to 5 स्पेशल ही ले लीजिएगा, ठीक है, 1 to 5 स्पेशल। अब ये देखिए, अगर x बराबर √3 प्लस √2 है, 1/x अगर हम निकालते हैं तो 1/√3 प्लस √2 जो हो जाएगा √3 माइनस √2, ठीक है, जो हो जाएगा √3 माइनस √2। तो यहाँ से x प्लस 1/x निकाल लीजिए तो मेरे दोस्त √2 से √2 कट जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ये हो गया हमारे x का मान। क्या चाहिए हमारा, x² प्लस 1/x²। क्या होगा ये होगा a² और -2, a² -2। जब x प्लस 1/x का मान समथिंग, x² प्लस 1/x² बराबर समथिंग का स्क्वायर -2। ये होगा 4 तिया 12, 12 - 2 यानी कि इसका रिजल्ट हो जाएंगे 10, इसका रिजल्ट हो जाएंगे 10, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त। मैं आप लोगों को बस यही चीज़ कहूँगा कि लगातार बने रहो, लगातार चलते रहो। जो भी लोग आप मेरा क्लास बाद में देखते हो, आप ज़रूर मेरे दोस्त इस टाइम पर लाइव रहो, क्योंकि लाइव रहोगे तो मेरी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और मेरे दोस्त एनर्जी ही सब कुछ कराता है, इसलिए आपका लाइव रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज यहीं पर विदा लेते हैं, क्योंकि आज BC क्वेश्चन बचा हुआ था सेट नंबर 5 में, जिसको मैंने करा दिया है। सेट नंबर 6 लेकर हम कल मिलेंगे, ठीक है। सेट नंबर 5 का एक पार्ट में पहले कराया था, आज मेरे दोस्त दूसरा पार्ट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।